स्वागत और अभिनंदन के साथ एक बार फिर मैं डॉक्टर अजय सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ। कार्य है हमारे पास यूपीपीसीएस के लिए सामान्य अध्ययन के तौर पर 2019 में प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड से प्रश्नों को पूछा गया उसको सॉल्व करने के लिए और साथ में इसके 3 ऑप्शन जो और भी होंगे सही आंसर के अलावा उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आप आने वाले समय में उसको और अच्छा कर पाएं। तो दोस्तों इसका एक वीडियो तो हमने पहले बना दिया था, उस 11 प्रश्न उसके अंदर थे और आज बाकी के बचे हुए प्रश्न जो है उनको हम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी जो आपके सामने ब्लैक गोल्ड, फुलरिन, ग्रिफिन, केवलॉर जो बनाया गया है इनको पहले से लेकर लास्ट तक में व्यवस्थित कीजिए। पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले से लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। तो हम देखें सबसे पहले तो यहां पर हमें किसी का अंदाजा लग नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हमें यह पता चल रहा है कि फुलरिन कुछ है और ग्रिफिन कुछ है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। तो ग्रेफिन को अगर मैं फर्स्ट नंबर पे देखता हूं तब तो मामला ये आ रहा है हमारे पास में, है ना। लेकिन ग्रेफिन तो हो ही 4 नंबर पे आ रहा है, तो ग्रेफिन तो है ही नहीं। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कई बार एक तिकड़म भी बैठाई जाती है ना। तिकड़म भी बैठाई जाती है, वो देखें कितनी सही बैठती है हमारे से। हम एक मोथा शॉट लगाते हैं जिसे कहते हैं ना धूड़ में लठ मारने वाला। जब हमारे पास कुछ विकल्प ना हो तो क्या करें फिर। हालांकि मैं इसका पूरा आंसर आपको दूंगा। यहां देखिए कि कम से कम आपका जो 3 नंबर वाला है वो सही है, 3 नंबर पे है वो। यानी कि आपका 1 2 3, मान लो ए में देखें, बी में देखें, सी में देखें, क्रम में तीसरे नंबर वाला 3 नंबर पे है, तो इसका मतलब ग्रिफिन आगे नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास में आता है 2 नंबर ए और बी यहां पर, ठीक है। और तीसरा आता है कि 2 नंबर यहां पर है हमारे पास। अब इनमें कॉमन सबसे ज्यादा कौन आया, देखो 4 भी इस लाइन में है, तो कॉमन ज्यादा कौन आया है हम इसको देखें। तो कॉमन आने वाली चीज जो है ये वाला सेगमेंट हो रहा है आपका, ये वाला कॉमन। तो क्या हम इसको देखें कि ये सही है कि नहीं है, इसको भी पहचान के देखें। ये तो हमने धूड़ में लठ मारने वाली बात की है ना। इसको देखा ही नहीं, इसके साथ ही हमने काम किया है। तो सबसे पहले ये सही बात है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, केवलार का। ये आपका हाई हीट रेसिस्टेंस वाला वायर था, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने वाला जो था एक वायर था। हाई रेसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग फाइबर जैसा वायर था, हाई रेसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग फाइबर था ये। फाइबर था ये। तो इसको मतलब ये हो गया कि या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। फिर हमारे पास में आता है ऑप्शन कि ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड जो है वो दोस्तों अभी हाल ही के अंदर कुछ ही सालों पहले इसको बनाया गया था। तो ब्लैक गोल्ड जो है वो 1 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब ये आपके लास्ट पर आएगा। यहां पर तो 1 है लेकिन लास्ट पर आएगा। पहले नंबर पर तो ये आ गया और लास्ट पर का आ गया ब्लैक गोल्ड। तो यहां पर देखें ब्लैक गोल्ड कहां पर आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये सही हो रहा है और ये सही हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। तो फिर 4 1 3 2, 4 पे क्या है, कोवेलार। 2 पे क्या है, फुलरिन। 3 पे क्या है, ग्रेफिन। और फिर 4 पे क्या है, ब्लैक गोल्ड। तो 4 1 3 2 ये आपका सही आंसर है जो ये है। देखो दोस्तों ये जो अभी हमने किया ये तो है सही तरीका, और ये तरीका जो है सही नहीं है। एक्चुअल में ये तब काम में लीजिए जब आप हथियार खड़े कर दें कि बस अब हमारे कोई बस नहीं है और पास होना है
और रिस्क लेना है पूरा, तब ये प्रश्न देखो, आप इसको मत भूल जाइए, ऐसे प्रश्न भी सॉल्व किए जाते हैं, ये एक तरीका है इसका, ठीक है ना। यूपीएससी में पहले बाबा लोग इस प्रकार से बहुत काम करते थे, फिर धीरे धीरे यूपीएससी को पता चल गया कि बाबा लोग तो खतरनाक है, तो फिर उसने पैटर्न बदल दिया, ये या तो एक या तो दो या तो दोनों और या दोनों नहीं, इतने में बाबा लोग चित हो जाते थे। तो ये मामला जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ये भी है सेगमेंट है, ये हमेशा आपको फल नहीं देगा, लेकिन हाँ कभी कभार आपका काम कर जाएगा। सही कौन सा ऑप्शन हो गया? ये 4 नंबर, ये बी वाला हो गया आपके। हाँ, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? फिल्मों में डालो तुम्हारा खून सफेद हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ? लाल रंग नहीं रहा। अब लाल रंग नहीं रहा तो फिर भाई कीड़े मकोड़ों में तो वैसे ही नहीं होता, तो कीड़े मकोड़ों तो रंग वैसे ही साफ होता है। तो ये आपको जब मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो 2 प्रकार के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन। और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपका पाया जाता है कीड़े मकोड़ों के। और कीड़े मकोड़ों में आपका जो खून होता है खास तौर पे वो आपका व्हाइट कलर का होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता दोस्तों, तो उसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से लाल रंग नहीं हो पाता। ये कैसा होता है? सफेद। और सफेद रंग जो है आपके तिलचट्टे में पाया जाता है, कॉकरोच के अंदर, उसमें होता है हीमोलिम्फ। प्लस ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला खुला रुधिर परिसंचरण। खुला रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। घरेलू खटमल के अंदर जो है या मच्छर के अंदर देखें तो ये हमारा खून पीते हैं, इन दोनों में लाल नजर आएगा, इस वजह से क्या है इसमें। और छिपकली का तो वैसे ही लाल है बेचारी। छिपकली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जो इसके नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर देखें तो इसका जो पाम होते हैं इस छिपकली के, वो आपके नैनो संरचना से दीवार पर चिपकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? दृष्टि की पुस्तक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। और वहां पर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि उसको क्या बोलते हैं, वाइगो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। और यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट बात होती है, पूंछ टूट जाती है इसकी, तो इसको बोलते हैं रिजनरेशन। पुनरुद्भवन की क्रिया जो है छिपकली के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर तिलचट्टा हो जाएगा, आपका कॉकरोच। कॉकरोच फिल्मों में बहुत काम के होते हैं ये, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो एक बार एक मूवी थी जिसमें गोविंदा और हीरोइन जो एक लिफ्ट में थे, वहाँ कॉकरोच आ जाता है। उसके बाद क्या होता है तो वो आप देखिए कि डरते बहुत हैं इससे, कॉकरोच से। कॉकरोच कॉकरोच ऐसा जीव है जिसकी गर्दन कट जाने के बाद भी काफी दिनों जिंदा रहता है ये। और ये मजे की बात है, ये डायनासोर के टाइम का प्राणी है ये। जब डायनासोर होते थे तब भी कॉकरोच थे और आज भी कॉकरोच है, ठीक है। एडेप्टेशन बहुत जबरदस्त है इसका। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का मतलब होता है कि तत्व नाइट्रोजन को या तो अमोनियम आयन के रूप में या नाइट्रेट आयन के रूप में या नाइट्राइट आयन के रूप में पौधों को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। किस पौधे की जड़, यहां पर जड़ को दे दिया उसने दोस्तों। हालांकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जड़ वाले जीवाणु भी करते हैं और बिना जड़ वाले जीवाणु भी करते हैं, ठीक है, जिनको हम क्लास में देखेंगे। लेकिन यहां पर जो प्रश्न की महिमा है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि जड़ के साथ संयोजन करने वाला। तो जितने भी दालों वाले पौधे होते हैं, इसको बोलते हैं मटर कुल वाली फसलें, उनके अंदर ये आपका राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। आपका जो, इसको मैं बताता हूं कैसे पाया जाता है। चावल के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उसके लिए।
गेहूं और गन्ना जो है ये असहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा काम करते हैं, जैसे रोडोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ये मुक्त रूप से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और इसके लिए निफ जीन काम में लिया जाता है, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। और इससे आपका नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम का निर्माण होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और वो भूमि के अंदर नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट के रूप में। लेकिन इस प्रश्न की जो आंसर है वो है आपका दोस्तों दालों के अंदर। तो वो कैसे हो रहा है उसको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मटर का पौधा है, तो इसके अंदर क्या होता है, जड़ों पर जो है आपके जड़ों के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती है, नोड्यूल्स कहते हैं उसको। और नोड्यूल्स के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है दोस्तों? राइजोबियम जो है वो क्या काम करता है, तत्व नाइट्रोजन को, एलिमेंटल नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उसको अमोनियम फॉर्म के अंदर बदल देता है। और इस अमोनियम आयन को जो है पौधों को दे देता है कि लो खाओ पियो मजे करो, और बदले में मेरा भी भला करो। तो पौधा जो प्रकाश संश्लेषण से जो उसने बनाया है भोजन, वो उसको देता है कि भाई तू भी खा। तो दोनों मिलकर के एक दूसरे का साथ देते हैं, इसको सहजीवन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूटालिज्म, सहभोजिता। तब ये इस प्रकार से इसका आंसर, दालों वाले जितने भी फली वाले पौधे हैं दालों वाले, उससे अंदर नीचे राइजोबियम पाया जाता है। या आजकल तो किसानों के लिए इसका एक कल्चर भी बना के दे दिया जाता है, जो कि दालों के साथ, दालों को बोने से पहले गुड़ के पानी के साथ घोल के उसको मिक्सचर को मिला के और सारी दालों को उसके अंदर डाल देते हैं। फिर उनको सुखा करके वो जब चिपक जाएगा पूरा कल्चर, तो उसको बो देते हैं खेतों के अंदर, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया जल्दी आए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है दोस्तों, ये सही बात है। ये हार्मोन जो होता है इसको बोलते हैं दुग्ध स्त्रवण का हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। इसी से इसको जो प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी बोलते हैं, प्रसव पीड़ा का हार्मोन। इसी को बोलते हैं लव हार्मोन। इसी की वजह से ज्यादा होने पर आपको इरिटेशन होता है, और ज्यादा मात्रा हो जाने पर आत्महत्या के लिए भी जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन। और बहुत से और भी काम होते हैं, लेकिन मोटा मोटा इसके ये काम होते हैं। एस्पार्टम ये सही है इसके साथ जुड़ा हुआ। और ऑक्सीटोसिन किससे निकलता है? आपका पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कौन सी पाली में से निकलता है? 3 पालियां होती हैं, और इन पालियों को देखने के लिए इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिड वाली जो है, इन पालियों में से किस में से निकलता है, इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर इसके साथ और भी बहुत सी चीजों को दिखाया जाएगा। एस्पार्टम ये आपका संश्लेषित मधुकर है, जो आपके डायबिटीज के मरीजों को दिया जाता है, एस्पार्टम कहा जाता है। नियोप्रिन एक विशिष्ट रबड़ है, यह भी सही है। जो आपकी क्लोरोप्रिन है, क्लोरोप्रिन का जो बहुलक होता है उसमें से बहुत सी रबड़ें आती हैं, उसमें से एक नियोप्रिन भी है। इसी प्रकार से रबड़ का जो आपका प्राकृतिक है, नेचुरल, उसको आइसोप्रिन का बहुलक कहा जाता है आपका। तो ये भी आपका ठीक है। रेयॉन और रूपांतरित स्टार्च ये गलत है, लेकिन उत्तर सही है। रेयॉन
विश्व का पहला अर्ध संश्लेषित रेशा है। अर्ध संश्लेषित रेशा है। इसका निर्माण जो है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे सेलुलोज, कपास ले लो, कपास सेलुलोज या कागज, ये भी सेलुलोज, इसकी क्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के करवाने के बाद फिर इसकी आपके कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, गैस के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं, जिससे हमें एक चमकीला गाढ़ा पदार्थ जिसको विस्कोस का निर्माण होता है। और विस्कोस को जो बारीक छेदों से निकाला जाता है तो रेशा बनता है आपका रेयॉन। इसका इस्तेमाल जो है आपके वस्त्र उद्योग के लिए ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो रेयॉन जो है वो ये होता है, ना कि रूपांतरित स्टार्च होता है। आंसर क्या हो गया? 4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं? सीधी बात है, कपास जब हम देखते हैं तो कपास क्या होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का बहुलक। केश बाल, यानी बाल हमारे, ये एक्चुअल में प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के होते हैं। और ये प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होती है। फिर बचता है तूता रेशम। तूता मतलब शहतूत पे रहने वाला रेशम का कीट, तूता रेशम, स्पाइडर मिल सिल्क, और ये भी आपका प्रोटीन होता है। तो बचा क्या? खुर। बचा क्या? खुर। और खुर जो होते हैं, खुर है, नाखून है, सींग है, चोंच है, पक्षियों के पंख है, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। ये भी प्रोटीन का, ये भी प्रोटीन का, ये भी। बचा कौन? कपास। ये किसका है? आपका सेलुलोज का बना है और ग्लूकोज का बहुलक है ना? सेलुलोज का बना और ग्लूकोज का बहुलक। सेलुलोज का बना, ग्लूकोज का। चंद दी कुड़ी ते बदला दी भैंड, सारे उन्हें बिजली बिजली का कपास है ना? क्या है ये? कपास है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। सही उत्तर कौन सा? कपास। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों ग्रंथि का प्रकार है? देखो दोस्तों, इसका आंसर तो क्या है आपका? अग्नाशय है। ये अग्नाशय है। अग्नाशय एक्चुअल में कहां होता है? ये अमाशय है, ये वाला अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर पाई जाती है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, और इसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा 3 कोशिकाएं पाई जाती है। और इससे निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। और गामा सेल से निकलता सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन निकलता है। तो ये तो सारे हार्मोन हुए जो कि इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसको? अंतःस्रावी ग्रंथि बनाते हैं। इससे कई आपके एंजाइम्स भी निकलते हैं। ठीक है, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज निकलता है, पेप्सिन, पेप्सिन निकलता है, ठीक है ना, और इसके लाइपेज, ठीक है, बहुत से एंजाइम्स, ये एंजाइम्स निकल रहे हैं। तो एंजाइम जो होती है वो बाहरी स्रावी ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं हार्मोन। ये होती है 98% और ये होती है 2% ग्रंथि का भाग। इसलिए अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मुख्य काम होता है हार्मोन का निर्माण करना,
बाहरी स्रावी का होता है एंजाइम्स का निर्माण करना। ये ग्रंथि दोनों ही काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं आपके मिश्रित ग्रंथि। दोनों प्रकार की ग्रंथि है ये। एड्रेनल ग्रंथि जो होती है ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, और किडनी के ऊपर जो है जब इसको बीच में से दोनों को काट दें तो इसमें से दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं। यहां से अब कौन से भाग से आपके क्या निकलते हैं, कौन से हार्मोन, वो तो आपको क्लास में ही बताया जाएगा। लेकिन यहां पर जो आपका दो हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, जिसको बोलते हैं करो या मरो, लड़ो या उड़ो, डरो या भगो हार्मोन कहते हैं, है ना। तो कहते हैं कई बार कि लड़ो या उड़ो, या तो लड़ दो या भग जाओ। मान लो आप किसी के साथ जा रहे हो और सामने से उसका भाई आ जाए, आप क्या करोगे? ये समस्या बड़ी भारी होती है। सर अगर मान लीजिए, ऐसा मानिए कि आप उसके साथ जिसके साथ जा रहे हैं वो आपका दोस्त, जिसका नाम मोहन है, उसका भाई सामने से जिसका नाम सोहन है, तब डर क्यों रहे? मिलाइए भैया, ये मोहन है, ये सोहन है, बताइए, बातचीत करते हैं। अगर मान लीजिए सोच ही लिया है कि वो है, तो फिर क्या होगा? उसका भाई अगर दुबला पतला है तो लड़ दो, भारी भरकम है तो भग लो, दोनों में से कुछ है ही नहीं। अश्रु ग्रंथि ये आपकी एक अंत्यस्रावी ग्रंथि है। एड्रेनल क्या है? अंत्यस्रावी ग्रंथि है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको। अश्रु ग्रंथि जो है ये बाहरी स्रावी ग्रंथि, इसमें से एंजाइम निकलते हैं। ये आंसुओं के अंदर आंसू इससे निकलते हैं आपके अश्रु ग्रंथियों की। ये एक बाहरी स्रावी ग्रंथि है, लेक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। अग्नाशय इसका सही आंसर। थायराइड भी एक अंत्यस्रावी ग्रंथि है, और इसमें गले में पाई जाती है, एच अक्षर के आकार की होती है। इसी के अंदर धंसी होती है पैराथायराइड। थायराइड के अंदर पैराथायराइड धंसी होती है। इसके अंदर से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, ये तो हम क्लास के अंदर ही बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें आपके जो निकलता है वो एक थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से अधिकता से बहुत से रोग होते हैं, बच्चों में, वयस्कों में, सबको होता है। एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर भी होता है, एक सामान्य घेंगा भी होता है, एक एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर होता है जिसमें आंखें बाहर आ जाती हैं और घेंगे से गला फूल जाता है। इसको हम दिखाएंगे आपको क्लास के अंदर। लेकिन यहां पर जो है दोस्तों, वो क्या है आंसर इसका? अग्नाशय है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल का उपयोग निम्नलिखित में से रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल से स्टार्टिंग से ही, जब विटामिनों की खोज हुई थी 1800 के 97 के आसपास की बात है, तो उस समय जिसको थोड़ा सा खोजा गया था, तो बेरी बेरी रोग जो है इससे हो जाता है। बेरी बेरी रोग में हृदय का आकार बढ़ जाता है। हृदय का आकार बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो आपके मांसपेशियां जो है शिथिल हो जाती हैं। हृदय का आकार बढ़ जाता है, आदमी बड़े दिल वाला हो जाता है। घेंगा मैंने अभी अभी बताया, आयोडीन की वजह से, आयोडीन की कमी से। हमारे पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन को स्रावित करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके एक पदार्थ को निकालती है जिसको बोलते हैं थायरोनिन, और ये आती है थायराइड के अंदर। और इधर भोजन से लेते हैं आयोडीन, वो आयोडीन आ जाती है। ये थायरोनिन और आयोडीन मिलकर के बनाती है 3-आइडोथायरोनिन। फिर वही आगे चलकर बनता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, उसी को बोलते हैं आपके थायराइड, है ना। उसी को क्या बोलते हैं आपके जो थायराइड। अगर मान लो आयोडीन नहीं मिल रही है और थायरोनिन की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, किसकी वजह से? आपकी पीयूष ग्रंथि की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से थायरोनिन ज्यादा बन रही है, तो वो थायराइड ग्रंथि के अंदर जमा हो रही है, और उसके अंदर आयोडीन आ ही नहीं रही है, तो वो जमा होकर के फूल जाएगी। तो फूलने के बाद इसको बोलते हैं घेंगा रोग। इसलिए आपको आयोडीन भोजन में लेना चाहिए। रतौंधी विटामिन ए की वजह से, ए की कमी से रतौंधी होती है। और वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। इसमें व्यक्ति को लाल, हरा प्लस और नीला रंग भी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तीनों रंगों के साथ करवाऊं, तीनों रंगों को ढंग से पहचान नहीं पाता। आपकी आंख के अंदर शंकु और शलाकाएं होती हैं, तो जब शंकु, जिसको हम प्रकाश के रंगों के लिए शंकु कोन्स को बोलते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है शंकु, और चपटी होती है रॉड्स,
इसको बोलते हैं शलाका। अगर शलाका खराब हो जाती है तब तो रोग होता है दोस्तों रतौंधी, और अगर शंकु खराब हो जाते हैं तब रोग होता है आपको वर्णांधता। लाल, हरा और नीला रंग पहचान नहीं पाता है। तो ये शंकु और शलाका से जुड़े हुए रोग हैं। आपके वर्णांधता शंकु से जुड़ा हुआ है और रतौंधी जो है वो शलाका से जुड़ा हुआ है। इन दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बेरी बेरी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं, तो पहले अपने को कुछ पता ही नहीं है, तो देखें जरा कौन कौन सा अपने को पता चल सकता है। विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो धान का जो छिलका है, राइस ब्रैन, वो आप अगर खा लेते हो तो किसी भी अनाज का छिलका जो है उसमें आपको विटामिन B6 मिलेगा, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये कॉड लिवर ऑयल से नहीं, ये गलत है। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, और कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए के साथ में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है। तो ये आपका आंसर तो सही है पर मैच गलत है। विटामिन ई जो है वो आपका गेहूं अंकुर तेल बिल्कुल सही है, विटामिन ई उसमें मिलता है। अंकुरित जितने भी अंकुरित अनाज हैं उसमें से गेहूं अंकुर में भी मिलता है। विटामिन के अल्फा के अंदर मिलता है, जो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो सही आंसर जो है, जो सही मिलान तो नहीं लेकिन आंसर सही है, वो है आपका बी, विटामिन B2। बिट्टू, बिट्टू कौन है ये आदमी? कम से कम कॉड लिवर ऑयल नहीं है, ठीक है। तो ये ज्यादा किस में मिलता है भाई? अंडे की पीतक में। अगर ये ना हो तो ये उंगलियों की चमड़ी ना ये छिलने लग जाती है, होंठ फटने लग जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को ही संचरित करता है। भाई इसमें से आपका केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों को संश्लेषित करता, ये तो गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं, हाँ काफी सारे नहीं होते, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो ए सही है और आर गलत है आपका, ये सही आंसर है इसका। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है आपका। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट हो गया। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है या कौन से सही हैं? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। वे शरीर में उसी स्थान पर काम करते हैं जहां पर ये उत्पादित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइमों का काम यही है। देखो एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक, ये तो लिख रखा है यहां पे, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप एक एंजाइम जो है जिसको बोलते हैं राइबोजाइम, ये आरएनए का बना होता है, आरएनए का बना होता है, ये अपवाद है। बाकी सारे जो है वो आपके प्रोटीन के बने होते हैं। प्लस ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। एंजाइम की खोज बुकनर ने की थी, और पहला जो एंजाइम था उसका नाम था जाइमेज, जाइमेज। इसीलिए एंजाइमों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं जाइमोलॉजी। और एंजाइम का नाम दिया था कुहने ने। ऐसा नर जो पढ़ता है बुक बुकनर और पास में बैठा आदमी कुहनी मारता है, कुहने नाम दिया था कुहने ने, खोज की थी बुकनर ने। ये शरीर में जहां बनते हैं वहीं पर कार्यस्थल होता है, जबकि हार्मोन जहां बनते हैं वहां से दूर उनका कार्यस्थल होता है हार्मोन्स में। ये दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ये आपका। क्लियर? मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें से अभाव होता है। सर्वविदित है लोहा नहीं मिलता उसके अंदर, बाकी सब मिल जाता है।
तो एक ही इसका आंसर होता, लोहा नहीं मिलता। तो लोहा लेने के लिए आपको बाहर से लोहा भोजन में लेना पड़ेगा। लोहा मेटाबॉलिज्म कौन करता है? आपका विटामिन सी लोहे का मेटाबॉलिज्म करता है आपके बॉडी के अंदर। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो सेंट्रल धातु होती है वो लोहा ही होता है, जो मां के दूध में नहीं मिल रहा है। समाप्त दोस्तों, ये इस सीरीज का जो 2019 में यूपी पीसीएस ने एग्जाम लिया था उसके सारे प्रश्नों को 2 वीडियो में मैंने करवाया है। तो आज इसका सेकंड पार्ट था जिसको मैंने करवाया। आशा करता हूं आप इससे आगे के पेपरों के लिए लाभ लेंगे। तब तक के लिए हम और सीरीज को करेंगे, और आगे की जो 17 की सीरीज है या उसके आगे की सीरीज है उसको लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।